Possible? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी। देखो, जो उसमें हुआ है उसमें जैसे जनरली ऐसा होता है कि सम 2 to 3 चैप्टर्स ऑफ 11th एंड 2 to 3 चैप्टर्स ऑफ 12th कवर होते हैं, और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि वो सारा कवर हो जाता है, उसके भी कुछ कुछ पार्ट्स कवर होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, जो सबसे मेन बात है, व्हाई we have started with these classes and why you should be attending these classes is कि जैसे आपका भी स्कूल में क्या चल रहा है बच्चों राइट नाउ, टर्म 2 सिलेबस, कुछ जगह खत्म हो गया होगा, कुछ जगह आपका चल रहा होगा, बट अब एनटीएससी का एज ऑफ नाउ कोई आइडिया नहीं है कब होगा। 99% एनटीएससी मार्च तक तो नहीं हो सकता, उसके बाद ये पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, लेट्स सी। आपने अभी ज्वाइन किया मतलब इन 10th? अच्छा, ठीक। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज बच्चों कि ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग गया है कि क्लास 11th क्लास 12th में कैसा कुछ आता है, आपके टीचर्स ने डेफिनेटली आपको बताया होगा कुछ ना कुछ कराते हुए। तो बट देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं इन क्लास 11th 12th, जिनका 10th तक हमें कोई आइडिया ही नहीं दिया जाता। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब क्लास 11th 12th में वो आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक बड़े से चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन होगी, आपको कहा जाएगा कि हाँ ये कंसेप्ट आना चाहिए, उसके आगे ये चैप्टर है। तो कभी भी इतना टाइम नहीं होता किसी के भी पास, ठीक है, वो मेरी बात नहीं है, कोई भी टीचर कोई भी जगह पे इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको बहुत इलेबोरेट तरीके से करा पाओ। वो ऐसे होता है कि चलो थोड़ा सा अभी कराया, थोड़ा सा अगले चैप्टर के साथ करवाया एंड सो ऑन। तो जब तक हमें उस पर मास्टरी आती है उन कंसेप्ट पे, तब तक एक बहुत सफिशिएंट टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो द एम इज कि हम उन कंसेप्ट को अभी इतने अच्छे से कर लें कि हमारे को जब वो बाद में आते भी हैं तो इट इज अ डबल रिविजन फॉर अस, ठीक है। ये मत सोचना कि आपका अभी कुछ सिलेबस हो गया वो आगे होगा नहीं, नहीं। अभी हमारा एम इज कि हम कुछ ऐसे कंसेप्ट को इलेबोरेटली कर लें जो कि तब एकदम समझ नहीं आते। अब हमारे पास वो टाइम है जिसमें कि हम उनको बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, तो उस टाइम पे हमारे को ऐसा लगेगा कि यार ये तो चीज आती है, अब हमने इससे आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करवाया जाएंगे कंसेप्ट बच्चों, ठीक है। अ, आप सबके एग्जाम्स कैसे हुए? ठीक है, ऑल गुड। तो जो अब हम फिजिक्स में बच्चों सबसे पहले जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है सम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो कि फिजिक्स में यूज होने ही होने हैं। अच्छा, मैं आपको एक ब्रीफ बात समझाता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। सोच के ऐसा लगता है कि व्हाई डू वी एट ऑल टॉक अबाउट मैथ्स एंड फिजिक्स, जबकि एक मैथ्स हमारा एक अलग सब्जेक्ट है, तो वो तो मैथ्स के टीचर को करवाना चाहिए, फिजिक्स का टीचर क्यों मैथ्स की बात कर रहा है? अब बच्चों, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है सबसे पहले? प्रोबेबली न्यूटन, आइंस्टाइन, और कोई क्यों नहीं आया? हॉकिंग। हॉकिंग तो चलो बिल्कुल ही रिसेंट है। टेस्ला इज नॉट अ साइंटिस्ट। टेस्ला तो इन्वेंटर भी नहीं कहेंगे, वो तो एक मतलब ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन, ही इज मतलब जस्ट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स,
आउट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? तो इन्वेंटर कहना गलत होगा, आगे का सोच के अगला कर रहा है ना, वो उसकी किस्मत है, वो कितना अच्छा कर पाता है नहीं कर पाता। तो हमारे माइंड में बच्चों न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे आए है ना सबसे पहले। अगर अब हम फिजिक्स की बच्चों हिस्ट्री चेक करें तो देयर हैव बीन मेनी मेनी साइंटिस्ट्स जो कि न्यूटन या फिर आइंस्टाइन से बहुत पहले के थे, ठीक है, और जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, मतलब अमेजिंग इन द सेंस कि बहुत ही पुराने टाइम पे भी उन्होंने फिजिक्स के लॉज बता दिए थे, ठीक है। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड टू चेक दिस, मतलब मैं बाई चांस कल परसों कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें निकल के आया कि ये जो हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स है ना, ये उपनिषद कह लो या जो भी अलग अलग टाइप्स में कह लो, कितने सारे कंसेप्ट्स तो उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि जिनको अब हम कहते हैं कि हाँ यार ये तो फिजिक्स में ही है, ये तो होता है ऐसा। उस टाइम पे हमने उसको ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन अब हम उसको रियलाइज कर पा रहे हैं। तो बहुत साइंटिस्ट ने ऐसी थ्योरीज और ऐसे लॉज दिए फिजिक्स के पहले से ही, न्यूटन और आइंस्टाइन से पहले से ही, लेकिन देयर इज सम पर्टिकुलर रीजन कि न्यूटन एंड आइंस्टाइन गॉट मच मोर फेमस। इसीलिए ऐसा है कि आज की डेट में हम सबसे पहले उनका ही नाम लेते हैं और उनका नाम नहीं लेते। आपको क्या लगता है, क्या रीजन? और गिव मी इवन बेटर आंसर। यस, जो न्यूटन की बिगेस्ट अचीवमेंट थी ना, वो ये थी कि वो फिजिक्स के अंदर मैथ्स इनकॉर्पोरेट कर पाया। तो न्यूटन की, अगर हम टेक्निकली देखें ना, हम चलो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ फिजिक्स एंड सो ऑन। न्यूटन ने फिजिक्स पे उतना काम नहीं किया जितना काम उसने मैथ्स में किया। अब हुआ क्या कि वो सारी मैथ्स डेवलप करने से ऐसा हुआ कि जो पुराने बहुत सारे लोगों ने बातें बोली हुई थी, न्यूटन वाज एबल टू प्रूव दोस। पहले लोगों ने बात बोली बट उसका कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए किसी ने उसको सच माना, किसी ने नहीं माना, वो ऐसे ही चलता रहा। न्यूटन ने इतनी मैथ्स डेवलप कर ली कि उसके बेसिस पे उसने प्रूव करके दिखा दिया कि ये देखो जी ये होता है। इसलिए न्यूटन गॉट वेरी फेमस, ठीक है। इसका अगर मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल दूं, जैसे बच्चों आपने आ, शायद एक साइंटिस्ट का नाम सुना हो, केपलर, ठीक है। तो केपलर ने हमारे को स्पेस में प्लैनेट्स की मोशन से रिलेटेड कुछ बातें बोली थी, एंड केपलर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज मच बिफोर न्यूटन, ठीक है। केपलर के बातें बताने का तरीका था सिर्फ और सिर्फ इतना कि उसने ही हैड अ टेलीस्कोप। उस टेलीस्कोप के बेसिस पे ही यूज्ड टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, एंड उसके बेसिस पर उसने कुछ बता दी बातें, दो तीन, कि हाँ जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जब उससे पूछा गया कैसे होता है, क्यों होता है, उसका उसके पास कोई आंसर, ठीक है। न्यूटन जब बाद में आया, न्यूटन ने उसी बात को मैथमेटिकली पुट कर दिया और प्रूव कर दिया कि हाँ जी ऐसा होता है। तो इसलिए आज की डेट में भी बाई चांस ऐसा है कि हम बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी डोंट टॉक अबाउट केपलर, बिकॉज अब वो ऐसे ही बन गए। तो जितनी भी बच्चों एडवांस्ड फिजिक्स डेवलप हुई, ठीक है, फिजिक्स में बच्चों जो लॉज हैं वो वही है जो आप 9th 10th में पढ़ चुके हो, उनमें कोई खास चेंज नहीं आया, ठीक है। जो चेंज आया है वो सिर्फ इतना ही आया है कि हम जब एक्स्ट्रा मैथ्स उसके अंदर डाल देते हैं तो हम उसको एक बहुत डीपर लेवल पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल F=ma ही फंडामेंटल लॉ है। हम पूरी 11th में F=ma को ही पढ़ते हैं, लेकिन अब हम उसमें ज्यादा मैथ्स अप्लाई करके उसको बहुत ज्यादा केसेस पे अप्लाई कर सक पाते हैं कंपेयर टू अगर हम उसको एक सिंपल F=ma की फॉर्म में ही अप्लाई करें, ठीक है। तो वो जो कोर है जिससे कि हम 10th से 11th की फिजिक्स में जाते हैं, वो कोर पार्ट इज दैट एडवांस्ड पार्ट ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब वो पार्ट मैथ्स में आप करते भी हो 11th और 12th के अलग अलग चैप्टर्स में, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो सीक्वेंसिंग वाइज ऐसा सेट नहीं होता कि जब हमारे को फिजिक्स में जरूरत पड़ती है तब तक बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मैथ्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट किए ही नहीं होते। तो इसलिए हमारे को
फिजिक्स में उनको पहले सीखना पड़ता है। इसीलिए बच्चों जब भी क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहला पार्ट वो मैथ्स ही आता है। मतलब जो उसको मैथमेटिकल टूल्स नाम बोल दें, हम उसको इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स नाम बोल दें या कुछ भी बोले, इट इज बेसिकली सम मैथ्स। ठीक है। और जो मैं आपको पहले बता रहा था वही बात कि ये एक्चुअली इतना ज्यादा पार्ट है मैथ्स का कि मतलब कुछ नए कंसेप्ट हैं ऑल टुगेदर जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि आज की डेट में आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन से प्रोबेबली बहुत कंफर्टेबल हो गए। जब आपने 5th क्लास में सीखी थी तब तो नहीं होगे, तब तो उसको भी करने में टाइम लगता था ना। अब आप उसको इतनी बार कर चुके हो तो यू आर कंफर्टेबल विद इट। वही बात अब है कि हमें कुछ नए टूल सीखने हैं, तो हम उनको अभी इतनी बार करना चाहते हैं कि धीरे धीरे हम उनको लेके कंफर्टेबल। ठीक है जी। तो ऐसे हम कुछ कुछ कंसेप्ट बच्चों करना शुरू करेंगे। और नहीं बच्चों आप कुछ भी पूछना चाहो, ठीक है, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क एट एनी टाइम। ओके, द फर्स्ट टूल विच वी विल स्टडी बच्चों इज, ये बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है, नोन एज फंक्शंस। ओके, इसको समझते हैं बच्चों। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। uh, तो जैसे लेट्स से आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, व्हेन समवन आस्क्स यू टू गेट रेडी, ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? जब आप तैयार होते हो उसका क्या मीनिंग है? दैट वुड मीन गोइंग टू द वॉशरूम, दैट वुड मीन ब्रशिंग योर टीथ, दैट वुड मीन टेकिंग अ बाथ, दैट वुड मीन चेंजिंग योर क्लोथ्स, दैट वुड मीन मे बी वेयरिंग शूज और नॉट। एंड अगर स्कूल जाना है तो उससे पहले हम ये भी कहेंगे कि चलो हमने ब्रेकफास्ट किया, राइट। तो क्या आपकी मम्मी को आपको रोज ये सारा कुछ बोलना पड़ता है जो मैंने बोला? तो सिर्फ ये बोलेंगे ना कि तैयार हो जाओ, और आपको ऑटोमेटिकली पता है कि आपको ये सारा कुछ करना है। एम आई राइट? ये क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली तैयार होना इज नाउ, वी ऑल नो कि वो एक सेट ऑफ कुछ कमांड्स है, कुछ एक्टिविटीज है, जिसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया एज तैयार हो जाओ। ठीक है, इसको आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। ये तो एक मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब एक क्रिकेटर के लिए अगर हम कहेंगे कि he has to get ready, तुम्हें भी he has to wear his guards and helmet and pads and everything, तो he also knows कि उसके लिए कुछ क्या कुछ करना। तो फंक्शन का मतलब होगा, आप ऐसे कह लो कि अ सेट ऑफ मैथमेटिकल कमांड्स जो हम किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे टू गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं आपको कहता हूं कि यार आपके पास कोई मशीन है, कोई मैथमेटिकल मशीन है। तो जैसे अभी हमने ये फिक्स किया ना कि भाई कोई भी जैसे एक्टिविटी का नाम दिया हमने कि तैयार हो जाओ, उसके अंदर जो कुछ भी डालोगे वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है। आपके पास कोई ऐसी मशीन है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे एक ऐसी मशीन में कुछ ऐसी सेटिंग करो कि जो जिसको मैं किसी भी स्क्वायर की अगर साइड बताऊं तो वो मुझे उस स्क्वायर का एरिया दे दे, तो आप एक तरह से उस मशीन में क्या सेटिंग करोगे, उसको क्या बोलोगे इन योर ओन लैंग्वेज? ए स्क्वायर। आप आप उसको ये बोलोगे कि भाई आपको मशीन को जो भी नंबर मिले वो उसको क्या करे, तो स्क्वायर कर दे। ठीक है। तो अब आपने हो सकता है किसी आउटसाइडर को बताया भी नहीं है कि क्या किया है, बट हाँ मान लो
आपने तो आउटसाइडर को ये कहा कि भाई आप साइड बताओ, आपको एरिया पता चल जाएगा। आउटसाइडर को इससे मतलब नहीं है कि भाई वो कैसे निकला, उसको तो इससे मतलब है कि हाँ एरिया ये होता है, वो आपको पता था या जिसने मशीन बनाई थी उसको पता। क्या ये बात समझ आती? ठीक है। ऐसे ही आप मान लो आप यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, तो जो हमें ये दिख रहा है कि यूट्यूब चलाने के लिए आपने तो youtube.com क्लिक किया, उसके अंडरलाइन बहुत सारे स्टेप्स हो रहे होंगे, है ना? कि आपने जो एड्रेस लिखा है वो उसका कुछ, वो किसी एक मशीन से कनेक्ट होता है, फिर किसी दूसरी मशीन से कनेक्ट होता है, उस पे कुछ सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है, देखा जाता है कि मेनी थिंग्स, और कर आके जब आपने वीडियो पे क्लिक किया तो यूट्यूब के पास शायद करोड़ एंड करोड़ ऑफ वीडियोस पड़ी होंगी, उनमें से वो पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करके उसको प्ले कर देगी, ठीक है। तो आपको तो शॉर्ट फॉर्म दिखती है, अंदर उसके कुछ भी एक्टिविटीज हो सकती है। तो जब हम कहते हैं एक मैथमेटिकल फंक्शन, उसका मीनिंग भी ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटीज कर रहे होंगे हम, किसके साथ? तो होता क्या है बच्चों, किसी भी एक फंक्शन में क्या होता है हमेशा कि उसके कुछ इनपुट होते हैं और उसका कुछ आउटपुट होता है, ठीक है। तो वो फंक्शन, अगर मैं इसको एक बहुत क्रूड फॉर्म में पुट करूं, उसको मल्टीपल इनपुट्स मिल रहे होंगे, उन इनपुट्स के ऊपर वो इस रीजन में यहाँ पे कुछ सेट ऑफ कमांड्स करवा रहा होगा, जिसके बेसिस पर हमारे को आउटपुट, ठीक है। ऑफ कोर्स वो कमांड्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी क्या जरूरत है। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो वहां पे मुझे क्या करना होगा? बोलो बच्चों। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? साइड का स्क्वायर करना होगा। अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता तो आप कहते हैं कि 4 इंटू साइड कर दो, आंसर। तो ये तो है बच्चों एक लेमैन लैंग्वेज में समझना कि फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि we write it as y equal to f bracket x. What it means is कि यहाँ पे ये जो x है बच्चों, ये तो है आपका इनपुट, ये जो y है ये है आपका आउटपुट, ठीक है। प्रेजेंटली मैंने एक सिंगल इनपुट माना है x, अगर मल्टीपल होते तो कुछ और तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो व्हाट दिस डिनोट्स इज कि भाई आपका इनपुट x है, x के ऊपर आप कुछ कमांड्स चलाओगे जिससे कि आपके पास y आ जाए, ठीक है। तो वी कॉल इट दिस वे, दिस मीन्स कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। So what does this mean when we say कि y is a function of x? कि y is dependent on x, you will need to perform certain steps on x to get y.
तो बच्चों जब हम ऐसे लिखते हैं, इससे हमारे को ये नहीं पता चल रहा कि हमने क्या स्टेप्स अप्लाई किए। ठीक है, वो स्टेप्स तो अलग अलग हो सकते हैं। एफ तो सिर्फ एक तरीका है कहने का कि हाँ भाई स्टेप्स अप्लाई करने हैं जिससे कि वाई आएगा। अब वो कौन से स्टेप्स हैं, वो अगेन वंस अगेन वो डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अंडरस्टूड? हाँ, यू कैन कॉल इट दिस वे, बट भी हम ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर हमारा फंक्शन स्क्वायर करने वाला है, अगर हमारे फंक्शन का काम है स्क्वायर करना, तो उस फंक्शन में जब हमने x को 4 डाला तो उसकी आउटपुट क्या होगी? 16। ठीक है, तो जैसे लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक फंक्शन बनाना है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो क्या होगा? तो हम ऐसे बोलेंगे कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि v इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। अगर मैंने इतना लिखा है इसका क्या मतलब है अभी, कि वॉल्यूम कैसे आएगा अगर आप आर के ऊपर कुछ ना कुछ करोगे, स्टेप्स अप्लाई करोगे, है ना? और हमें पता है, अब हमें ये भी पता है कि वो स्टेप्स क्या होंगे, 4/3 पाया। ठीक है, तो जब हम एफ ब्रैकेट आर लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि आप को आर के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जिसको हमने इस केस में राइट हैंड साइड पे क्लियरली लिख दिया कि क्या करना है, आर को उसका क्यूब करके उसको 4/3 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जिससे आपको वॉल्यूम निकल मिल जाएगा। आ रही है बात समझ? मान लो मैं कहता हूँ कि अब जो y है डिपेंड्स ऑन x, और किस तरह डिपेंड करता है x पे, कि भाई x को स्क्वायर करके उसके अंदर 4 ऐड करना है तो आपको y मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका ऐसे गिवन है तो, इसका मीनिंग बच्चों एक तरह से y ऑफ 1 क्या बन गया? 5 बन गया। y ऑफ -1 बन गया। y ऑफ 0, तो आप जो भी वैल्यूज डालते जाओगे y के अंदर, अपने आप उससे मतलब x की जो भी आप वैल्यूज डालोगे उससे y मिलता जा रहा है। क्यों? हमें क्योंकि पता है कि भाई कैसे आएगा y, उसका तरीका क्या है? क्या तरीका है? स्क्वायर करके उसके अंदर 4 ऐड करना। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अगर मैं कोई लेट्स से मैं ऐसे लिख दूं y ऑफ a, वो क्या बन जाएगा? 2a। 4a² + 4 होगा ये कि 4a² + 8 होगा? नहीं, हमें तो ये कहा है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ क्या करना है, स्क्वायर और +4। तो जो कि बन गया 4a² + 4 ही।
ठीक है बच्चों। तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन कि ये जब हम निकालते हैं इसको, तो भाई किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, अंडर रूट लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, कुछ भी करते जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ एक बस हमें एक नोटेशन समझना है, एक तरीका समझना है कि आप इसका मीनिंग क्या हो। ठीक है, इसके साथ आप आगे फर्दर बहुत कुछ मैथ्स में करोगे, अभी वो हमारा उससे कोई लिंक नहीं है, हमें तो बस ये लिखना आना चाहिए। क्या बात समझ आई ना? ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों ग्राफ्स, वेरी बेसिक ग्राफ्स। क्या आपने अभी तक 9th 10th में कोई ग्राफ प्लॉटिंग की हुई है बच्चों? कैसे? नहीं, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो, तरीका क्या है? एक्स और वाई एक्सिस बनाकर फिर उनको प्लॉट कर दिया। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूं, लेट्स से y इक्वल टू x+4, क्या आप बच्चों इसकी लाइन बना सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो? एक बार सारे बना के दिखाओ मुझे, ऑनलाइन आप भी बच्चों सब बनाओ। करो। ओके, तो बच्चों अब क्या तरीका फॉलो करते हैं हम? एक तो सबसे पहले हम एक सॉर्ट ऑफ
सब ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे भी वही रहे जो पिछले क्वेश्चन में रहे थे, फंक्शन ही तो है एक तरह से कि भाई आप एक्स से वाई कैसे निकाल रहे हो इसके उसमें 4 ऐड करके, है ना। बस हम उसको वहां लिखते नहीं थे बस। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, x0 लेट से तो y4 आ गया। तो जो अब आगे के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमेशा ना ऐसे पॉइंट्स चूज करो इफ एट ऑल पॉसिबल कि एक जीरो तो पक्का ही लो उनमें से, क्योंकि जीरो थोड़ा इजी रहता है। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर पॉसिबल है तो दूसरा उल्टा जीरो का तुम्हें पता है कि एक्स क्या हो गया, -4। एक मान लो मैंने एक्स मान लिया तो सही आ गया। तो ये बन गया, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेता हूँ, लेट से 0,4 आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, -4,0। तीसरा आ गया somewhere over here। ये कुछ इस तरह की लाइन, राइट। ये सबको पता है। आपने जो कोऑर्डिनेट में और क्या कुछ किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स किया हुआ है, और सेंट्रोइड हो गया, वो भी किया हुआ है, रेशो। ठीक है, वो सब हम नहीं कर रहे, वो ठीक है, आपको आता है। हम बच्चों इसमें एक जो बात सीखेंगे, एक तो आप ये माइंड में रखना बच्चों कि ये जो मेथड है पॉइंट्स प्लॉट करने वाला, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट लाइंस ओनली। ना, साथ के साथ बनाओ। मैं बच्चों नोट्स नहीं भेजूंगा, अभी बनाओ। इसका सिंपल लॉजिक है, वाई बेस डबल टाइम, जब क्लास में बैठे, ठीक है। आप ये सोचो ना, अगर हमने 3 पॉइंट्स बनाए थे, अगर मैं सिर्फ हम ये सोचते माइंड यार उन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन तो मैं कुछ ऐसे भी कर सकता था। ऐसे क्यों नहीं किया आपने? लेट्स से कि वो उन्हीं वैल्यूज से पॉइंट्स कुछ और, बट अगर हम ऐसे सोचें तो ऐसे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कितने पॉइंट्स में? मतलब अगर आप 10 पॉइंट्स से लोगे, चलो आपने 10 से बना दी, तो भी पता नहीं अब हमारे को कि वो 12वीं से पास करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ भी तो आपने 3 पॉइंट्स ड्रॉ करके ये माना ही ना कि हाँ बाकी सारे पॉइंट्स भी उसी पे लाई करते होंगे। वो क्यों माना? क्योंकि आप पहले से ही ये मान रहे थे कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। आपको ये बोला नहीं गया था, बट ये पहले से ही आप मान के ही चल रहे थे कि स्ट्रेट। आपको आगे समझ भी आ जाएगा कि क्यों ऐसा बोला था, बट ये इसके लिए ही। तो जो स्ट्रेट लाइन के लिए हम एक कंसेप्ट नया पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये हम 11th 12th में हजारों बार यूज करते हैं बच्चे।
तो जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है कि ये राइट साइड को एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से बच्चों अगर मैं इस तरीके से एंगल लूं, ये एंगल मैंने किस तरह लिया, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस तरफ को मूव किया हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज गया ना मैं, ऐसे तो क्लॉकवाइज जाके मैं बड़ा एंगल भी बना सकता, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो जब हम ये मेजर करते हैं तो स्लोप को बोलते हैं एज tan थीटा। यहाँ थीटा क्या हुआ बच्चों, सिर्फ एंगल नहीं बोलेंगे, पूरा नहीं, एंगल मेड बाय लाइन किसके साथ, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव लिखना क्यों जरूरी है, नहीं तो आप लेफ्ट से भी बना सकते थे एंगल तो। ये आगे स्पेसिफाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यू ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड कि tan थीटा का tan कैसे निकालते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि एंगल इस तरीके से लेना। ऑलराइट, अब बच्चों हम यहाँ पर ये भी समझते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका स्लोप निकालने का कि राइट, इसको हम फिजिकली भी समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो जो फिजिकली हम स्लोप वर्ड अगर कहीं यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है, स्लोप कम है स्लोप ज्यादा है, हम कहते रोड स्लोप है रोप पे या स्लोपिंग रूप है, रैम्प पे हम कहते हैं कि स्लोप है, इसको हम कैसे समझते, कैसे हैं, क्या मीनिंग है स्लोप का, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में स्लोप का मीनिंग क्या है, सर किसी भी चढ़ाई, एंगल पे है ना, बेंड है। स्लोप, हाँ एंगल भी नहीं बोलते, और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो चढ़ाई, स्लोप का मीनिंग है चढ़ाई, है ना? अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो आप हिली एरिया में जा रहे हो, तो जहाँ ज्यादा चढ़ाई है वर्सेस एक जगह कम चढ़ाई है, ज्यादा चढ़ाई को आप कैसे समझते हो कि ये एंगल ज्यादा है ना, कम चढ़ाई का मतलब हो गया कि एंगल कम, है ना, ये सब ऐसे ही समझते हो ना। तो मतलब हमने बच्चों फिजिकली भी स्लोप
को समझना है, हर बार एंगल नहीं हम निकाल सकते। क्या मतलब है? चढ़ाई या फिर स्टीपनेस। ठीक है, मैं स्टीपनेस भी वर्ड नहीं, और सिंपल वर्ड हम अगर बात करें, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि क्या मतलब है चढ़ाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोग ऐसे खड़े हैं, विदाउट मेजरिंग एंगल, सीधा देख के आप बता सकते हो कि किस केस में चढ़ाई ज्यादा है। सेकंड, तो मतलब उधर स्लोप ज्यादा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होगा बच्चों हमारे साथ फिजिक्स में कि हमारे को स्लोप देखकर बताना होगा कि स्लोप कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो हर बार एंगल तो हम मेजर करने से रहेंगे। सिंपल इस तरीके से चढ़ाई देख के हम बता देंगे कि भाई हाँ जी, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा। इज दिस थिंग क्लियर? Excuse me, sir. यस। Sir, why we only take it in the anti-clockwise direction? ये बस ओके, ये मुझे एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों एंटी क्लॉकवाइज में ही क्यों लिया ये जो एंगल है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये पहले एक बार फिक्स कर लिया, अब उसके हिसाब से हम पढ़ते थे। मान लो उल्टा फिक्स किया होता तो उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं हम, उससे भी कोई प्रॉब्लम ना आती। Okay, हाँ sir. मतलब ये इजी भी रहता है। वो खैर इजी का भी रीजन ये है कि हम वैसे ऐसे ही कर रहे हैं। अगर मान लो हम पहले से उल्टा ही कर रहे होते तो हमें वैसे आदत पड़ जाती। सो फार क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये जो आपने लाइन ऊपर ड्रॉ की थी, क्या आप इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो किसी तरीके से? जो हमने डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से क्या आप स्लोप निकाल सकते हो बाय एनी मेथड? हर कोई निकाल के आंसर लिखो और मुझे बताओ, कॉपी दिखाओ मतलब। ये तरीका मतलब कहना कि हम एंगल मेजर कर लेंगे। क्यों? वो तो अप्रोक्सीमेट ही होगा ना, हर किसी का एग्जैक्ट एंगल तो मेजर होने से और फिर उसका टैन लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थिंक ऑफ सम वे जिससे आप इस लाइन की स्लोप निकाल पाओ। आपको उसका फॉर्मूला तो पता है आपको, टैन थीटा। लिखो कॉपी में और फिर मुझे चेक कराओ प्रॉपर मेथड के साथ। सबसे लेफ्ट वाला -4,0, फिर 0,4, फिर उससे अगला 1,5। ये कहाँ से है? ऐसे ही डेल्टा वाई माइनस फाइनल पोजीशन ऑफ वाई माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा है तो हाँ सर, किया हुआ पहले। नहीं, वो नहीं, खुद से सोच के निकालो।
गलत। वो कैसे निकला? So if स्लोप क्या है? स्लोप इज tan थीटा। आपको थीटा नहीं पूछा, आपको tan थीटा पूछा। तो देखो बच्चों, आप में से कुछ लोगों ने निकाल लिया। बाकी लोग देखो, मैं इसको तो जनरल टर्म्स में निकाल रहा हूँ। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, मुझे इसकी स्लोप निकालनी। स्लोप निकालने का मीनिंग क्या है कि अगर जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जो भी एंगल होगा उसका tan थीटा निकालना। tan theta from our junior classes we know is equal to perpendicular upon base। अब हम देखते हैं कि क्या हम perpendicular upon base निकाल सकते हैं। अगर मुझे इस लाइन के ऊपर बच्चों कुछ पॉइंट्स पता है, लेट अस से एक पॉइंट है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है जी। तो अगर हम देखें ध्यान से, परपेंडिकुलर क्या चीज है? ये वाली, ये वर्टिकल लाइन बेस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये परपेंडिकुलर क्या चीज है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है परपेंडिकुलर वाली? दिस इज नथिंग बट y2 माइनस y1। और ऐसे ही ये जो बेस है ये बन गया x2 माइनस x1। तो इसके बेसिस पर ये जो वैल्यू बन गई, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ठीक है, तो ये एक फॉर्म बच्चों हम याद ही रख लेते हैं स्लोप निकालने। इससे हमें क्या समझ आ गया भाई? अगर तो हमें एक लाइन का एंगल सीधा ही गिवन हो तब हम उसकी स्लोप निकाल लेंगे, वो क्या होगी tan थीटा करके। अगर सीधा एंगल नहीं गिवन होगा, कोई पॉइंट्स गिवन होंगे, तो हम स्लोप कैसे निकाल लेंगे? y2 माइनस एक्स y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, राइट।
तो उस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा अगर आप उसके ऊपर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हो। उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर जो मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों, यहाँ पे आप किसी भी एक पॉइंट को 1 बोल दो, दूसरे पॉइंट को 2 बोल दो, ठीक है। जैसे मैंने मान लो मैंने 1 बोल दिया 0,4 को, 2 बोल दो -4,0 को। तो अब देखो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ स्लोप y2 माइनस y1 क्या बना 0 -4 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप 1 आ जाएगी। आप में से बच्चों काफी लोगों ने आंसर थीटा दिया हुआ था 45। प्लीज रिमेंबर स्लोप इज नॉट थीटा, इट इज tan थीटा। तो our answer should be 1, not 45 degree. क्लियर टू ऑल? ऑनलाइन बच्चों सबको क्लियर है? Yes, sir. ये ट्राई करो बच्चों। आंसर बोलना नहीं है, मुझे दिखाना है। गलत। न्यूमेरिक वैल्यू ठीक है। गलत। गलत। क्या आंसर है?
यहाँ पे बच्चों अब हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तो अब हमें क्या करना था, क्या मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको तो 2 पॉइंट्स चाहिए। तो अच्छा, आप एक मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत गलतियां करते हो आप लोग, लिखते लिखते कुछ उल्टा लिख देते हो। बहुत ध्यान से करना है बेटा, ठीक है ना, ऐसी मिस्टेक्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्स वाई, यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। जैसे अगर एक्स को मैं 0 डालता हूँ तो वाई क्या आ गया, मान लो मैंने एक्स को 1 डाला तो वाई क्या आ गया, -x आता है। Yes. ठीक है, अब व्हाट इज स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। अब किसी भी एक को 1 बोल दो, किसी भी एक को 2 बोल दो, तो y2 क्या हुआ, -x माइनस, ये बन गया माइनस। अच्छा आप ये देखो, अब आप में से कितने लोगों ने, आप मेरे सामने आप 9 लोग बैठे हो, 9 में से आपने से जो आंसर्स आए, आप में से कितने लोगों ने आंसर दिया +2, ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दिया हाफ, कुछ लोगों ने आंसर दिया -हाफ, ठीक है। और सारी गलतियां क्या थी, सिर्फ सिली मिस्टेक्स, कोई साइन नहीं लिया या पॉइंट गलत लिख दिया, ठीक है, किसी ने जल्दबाजी में, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई उल्टे ले लिए, मतलब नीचे लिखते लिखते जहाँ वाई आना था वहां एक्स लिख दिया। ये मिस्टेक्स बच्चों हमारे को 11th में बहुत भारी पड़ जाती है। यहाँ तो अपना काम चल जाता है ना। 10th में तो क्या है, जैसे अभी आपने थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगा कि जैसे आपका एमसीक्यू टेस्ट ही हुआ जो टर्म 1 था, बट जैसे जब सब्जेक्टिव होता था तो आपको स्टेप मार्किंग मिल गई और सब कुछ हो गया, उससे मार्क्स मिल जाते। जब हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है ना, उसमें अब 4 चॉइसेस हैं, आपको मार्क करना है। वो जो चॉइसेस बनी होती है ना, वो इस हिसाब से ही बनी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जो बच्चा गलती करता है वही चॉइसेस बनी होती हैं, ठीक है। मतलब अगर, वैसे इट इज टू इजी टू कम, बट मान लो इस क्वेश्चन को आना हो 12th में या 11th में, तो उसकी जो 4 ऑप्शंस होंगी ना, वो 100% क्या होंगी, -2 +2 -हाफ प्लस, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर किसी ने गलत भी किया होगा ना, वो पक्का उसको लगेगा कि हाँ मेरे वो ऑप्शन तो है, वो मार्क कर। अब नाउ व्हाट इज द वे टू अवॉइड दी सिली मिस्टेक्स, डोंट मिस एनी स्टेप्स, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना एक मिथ है कि हमें लगता है कि स्टेप्स हम नहीं लिखेंगे तो हम जल्दी कर लेंगे, और हम जल्दी के चक्कर में गलत करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेडिकल ले रहे हो चाहे नॉन मेडिकल ले रहे हो, आपको प्रॉब्लम ये कभी नहीं आएगी कि भाई हाँ आपका कोई क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया कि आपके पास टाइम नहीं बचता। टाइम हमेशा होता है, जितने हमने करने होते हैं क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, ठीक है। किसी टेस्ट में हो सकते हैं 10 करने होंगे, किसी में 20 करने होंगे, किसी में 50 करने होंगे, टाइम में इशू नहीं आएगा। आप जितना नुकसान करते हो फास्ट करके गलत करने में, उससे ज्यादा फायदा करोगे हमेशा कुछ स्टेप्स लिख के, ठीक। तो तो 2 चीजें होती हैं जो मैंने देखा है विच वर्क इन अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स। एक इज की डोंट मिस एनी स्टेप्स, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप क्या करो कि
बोलते रहो इन योर माइंड, ठीक है? जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिखते हुए बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही आप भी लिखते लिखते बोलो कि भाई स्लोप क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, कि y2 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू ये है। जब आप ऐसे बोल के लिखोगे ना, तो चांस थोड़ा गलती का कम, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो आपके बोलने में और आपके लिखने में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, तो आपको एकदम दिखेगा, ठीक है? तो प्लीज फॉलो दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके बच्चों एक क्वेश्चन सही और एक क्वेश्चन गलत से ही, मतलब सी जनरली जो टेस्ट आपके होते हैं उसमें सही का मतलब होता है +4, गलत का मतलब होता है -1। तो एक क्वेश्चन अगर आपका जो सही हो रहा था और आपने गलत मार्क कर दिया, इवेंचुअली 5 मार्क्स का फर्क पड़ गया, कहाँ +4 होना था, कहाँ -1 हो गया। 5 मार्क्स का क्या मीनिंग होगा बच्चों, कितनी रैंक्स? सबको ब्रॉड आइडिया है ना, मेडिकल नॉन मेडिकल कितनी सीट्स होती हैं, कितने लोग देते हैं, कितने कितनी सीट्स होती हैं? प्रॉक्स अच्छी सीट्स है ना, मोटा मोटा देखो 50-60,000 है, चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल। बच्चे कितने देते हैं? 10 से 12 लाख, है ना? थोड़े और ज्यादा ही देते हैं, 15 भी हो जाते हैं। आ, तो मतलब मैं ये सिर्फ इससे पूछा था क्योंकि जैसे आपको रैंक का आइडिया लगे कि आपका रैंक जो है वो फाइनली 12 लाख 15 लाख बच्चों में से निकलना है ना? तो मेरा क्वेश्चन था 5 नंबर से कितनी रैंक्स का फर्क पड़ सकता होगा? 10 से 15 रैंक। ओके, थाउजेंड। आपके 5 नंबर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रैंक है, ठीक है? थाउजेंड्स में तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है? कई बार तो 10,000 15,000 का भी फर्क पड़ता है। तो ये तो कभी सोचना ही मत कि एक क्वेश्चन गलत होने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो हम ऐसा सीखें, एक जनरल बच्चों जो अप्रोच ना सिखाते हैं 11th 12th में, कि वो जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो 10th वाले एग्जाम से जो उनका मेन डिफरेंस होता है, 10th में आप जब करते हो, आप हमेशा चाहे सब्जेक्टिव था चाहे ऑब्जेक्टिव था, आप ऐसे करते थे कि भाई आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। ये तो कभी सीखा ही नहीं कि भाई 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 करके आने हैं। कभी होता है ऐसा ना? हमेशा माइंडसेट यही बना होता है कि पूरा करके आना है। जैसे ही हम 11th 12th में आते हैं बच्चों, जो फर्स्ट माइंडसेट हमें चेंज करना होता है वो ये होता है कि वहां पे पूरा पेपर करना इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ये होती है कि जितना किया उतना ठीक कर। आप अभी अपने आप को ना, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आप फिजिक्स में या मैथ्स में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, आपके टीचर्स ने आपकी बहुत प्रेज की है कि भाई हाँ जी आप बेस्ट हो उसमें, स्टिल ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप मान लो फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, आपके फुल नहीं आ सकते कभी भी, राइट? तो विच मीन्स कि आपको हमेशा ऐसे ही सीखना है कि जितना किया है वो ठीक करो, बस ये एक सिंपल सी बात है। तो तब हम ऐसी गलतियां नहीं अफोर्ड कर सकते कि पेपर क्वेश्चन इतना आसान आ गया उसमें हमने ऐसे माइनस की गलती कर दी।
ध्यान से हर कोई आंसर निकाला है चेक कर लो, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत। देखो फिर वही तो ध्यान नहीं रखते ना, यही तो। हाँ हाँ उठाओ भाई। गलत। हाँ तब गुण ठीक है आपका। दोबारा देखो ठीक लिखा है आपने। हाँ भाई क्या होगा? तो देखो कैसे लिखोगे? मतलब देखो, यहाँ पे आप वही पॉइंट्स लेके पहले आप स्लोप निकाल लोगे, जो कि हमें पता है tan थीटा होते हैं, और वो स्लोप आपकी निकल आएगी √3। ठीक है, तो अब आपको पता है बच्चों कि tan थीटा इज √3, तो थीटा क्या हुआ? अब देखो आप में से कई लोगों ने मुझे आंसर √3 दिया,
जब पहले क्वेश्चन स्लोप का था तब हमने एंगल आंसर दिया, जब एंगल का था हमने स्लोप आंसर दिया। यहाँ पे अब क्या पूछा था? एंगल। ठीक है, सो आपका आंसर क्या था? 60, है ना? अंडरस्टूड? चलो ठीक है बच्चों।